Hello and welcome to my YouTube channel. We have started today revision classes for interpretation of statutes. तो जिन लोगों को ये रिवीजन क्लास करनी है वो हमसे जुड़ सकते हैं या फिर वो ऑफलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन को हम समझेंगे, कंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे इंटरप्रिटेशन और ऑफ स्टैट्यूट्स एंड कंस्ट्रक्शन के बीच में। इसके बाद स्टैट्यूट्स और लॉ के बीच में हम डिफरेंस को समझेंगे और धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ट्रू मीनिंग क्या है स्टैट्यूट्स की। So what exactly interpretation is? So interpretation exactly is the true meaning of word statute. तो statute क्या है, इसकी ट्रू मीनिंग को इंटरप्रिटेशन के द्वारा हम समझते हैं। जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनता है, जो भी हमारा लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनता है और जो डॉक्यूमेंटेड होता है, रिटन होता है, उसको ही हम इंटरप्रेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज अडॉप्टेड बाय द कोर्ट। इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट ने हमें कानून बना के तो दे दिया, लेकिन वो कानून की भाषा क्या एक ले मैन को समझ में आ रही है, या जिसके खिलाफ या जिसके पक्ष में कोई न्याय दिया जा रहा है क्या उसे समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग, उसका ट्रू मीनिंग क्या निकल रहा है। जो पार्लियामेंट ने, जो लेजिस्लेचर ने जो कानून दे दिया है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, उसको हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से समझते हैं। सो इसकी टू डेफिनेशन, टू पॉइंटर जो आपको रिमाइंड करना है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको याद रखना है, वो है कि व्हाट इज़ अडॉप्टेड बाय द कोर्ट। जो भी कोर्ट ने तरीके अडॉप्ट किए हैं किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। जो भी लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, जो लॉ बन गया है, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको डिटरमाइन करने का तरीका इंटरप्रिटेशन है। उसको इंटरप्रिटेट करने का तरीका है लॉ को। लॉ कैसा, कोडिफाइड लॉ, जिसको हम रिटन में अव्यक्त कर सकते हैं। तो ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का ट्रू मीनिंग क्या है, इसको असर्टेन करना इंटरप्रिटेशन का बेसिक मीनिंग है। द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट। जो स्टैट्यूट में वर्ड यूज हुए हैं उनकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका क्या तरीका हो सकता है निकालने का, उसको इंटरप्रिटेशन के माध्यम से हम देखते हैं। देखो स्टैट्यूट जो है, ये लैटिन वर्ड जो है इंटरप्रेटेरिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना। अगर इसको हम लैटिन वर्ड में बोलें तो ये लैटिन वर्ड है इंटरप्रेटेरिया। तो इंटरप्रेटेरिया इसी लैटिन वर्ड है, इससे मिलकर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो लैटिन वर्ड है इंटरप्रेटेरिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन। इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करो, लेजिस्लेचर को एक्सप्लेन करो। जो भी मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट वर्ड लेजिस्लेचर जो लॉ है उसमें एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको एक्सप्लेन करना। लैटिन वर्ड है इंटरप्रेटेरिया, जिसने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को हम ट्रू मीनिंग के माध्यम से समझते हैं कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट। सो व्हाट सैलमन सेड अबाउट द इंटरप्रिटेशन। सैलमन ने इंटरप्रिटेशन की क्या डेफिनेशन दी है, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट क्या करती है, देखती है, असर्टेन करती है मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया गया है, उसमें जो वर्ड यूज हुए हैं, उसमें जो वर्डिंग यूज हुई है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, उसको इंटरप्रिटेशन के माध्यम से असर्टेन करना कि वो एक ले मैन को भी समझ में आए। तो इनके हिसाब से इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है बाय विच कोर्ट सीक्स टू असर्टेन, कोर्ट असर्टेन करता है द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, कि क्या लेजिस्लेचर कहना चाहता है, जो संविधान है वो क्या कहना चाहता है, जब जो भी कोडिफाइड लॉ है वो क्या कहना चाहता है, जो पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया है उसका मतलब क्या है, उसको किस माध्यम से हम समझ सकते हैं, मीडियम ऑफ अथॉरिटिव फॉर्म जिसके द्वारा वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक बार तो उन्होंने कोडिफाइड कर दिया, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया उसको इधर उधर से देख दाख के पुराने जैसे
एक्ट हैं उनको अमेंड करके नया एक्ट बना दिया गया, और नए एक्ट में क्या कुछ कई सारे टेक्निकल वर्ड डाल दिए गए। अब जिसके ऊपर किसके लिए बनाए गए वो लॉज, सारे पब्लिक के लिए बनाए गए, तो पब्लिक पे इम्पोज होंगे। जब पब्लिक पे ये लॉज इम्पोज होंगे तो जब जिसके खिलाफ न्याय दिया जाएगा या जिसके पक्ष में न्याय दिया जाएगा उसको उसका मतलब तो समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हम उसके इंटरप्रिटेशन में एग्जैक्ट मीनिंग या इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस है कि बाय विच द कोर्ट सीक द ascertaining द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटी फॉर्म्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड, राइट, किस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सेलमन रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो आई होप इंटरप्रिटेशन की मतलब समझ में आ गई, इंटरप्रिटेशन क्या है। तो अगर वन वर्ड में समझे तो इंटरप्रिटेशन टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ट्रू मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन statute, to ascertain the true meaning of the word used in the statute। तो जो ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड होगा यूज हुआ है स्टैट्यूट में उसको निकालने का तरीका, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, इंटरप्रिटेशन। और ये लैटिन वर्ड जो है, लैटिन वर्ड है एक, नोट कर लीजिए, इंटरप्रेटेरिया, ठीक है, इंटरप्रेटेरी से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन। तो ये वर्ड जो है टेक्निकल मीनिंग जो है, ये जो लीगल मीनिंग है ये जरूर लिखनी चाहिए एग्जाम में, और हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मीन्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, दिस प्रोसेस इज कॉमनली अडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस कॉमनली अडॉप्टेड बाय द कोर्ट, कॉमनली अडॉप्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा कॉमनली अडॉप्ट किया जाता प्रोसेस है बाय द कोर्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, फॉर डिटरमाइनिंग the exact meaning of the legislature। हमारा लेजिस्लेचर में उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको पता करने का तरीका क्या है, इंटरप्रिटेशन। सो दीज ऑल आर द वर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन का मतलब समझेंगे। इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया, इंटरप्रिटेशन इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द स्टैट्यूट। लैटिन वर्ड इंटरप्रिटेरी से मिलकर बना हुआ जिसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, प्रोसेस कॉमनली अडॉप्टेड बाय द कोर्ट फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। जो कि कोर्ट ने प्रोसेस अडॉप्ट करती है किसी भी लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ पास किया जाता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको पता करने के लिए। तो ये है इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन के बाद कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड कंस्ट्रक्शन ना। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ ये समझते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंक्लूजन। अगर हम इसको एक वर्ड में निकालें तो इसका मतलब होता है कंक्लूजन, राइट। टू ड्रॉ द कंक्लूजन, इसको बोलते हैं लीगल एक्सपोजिशन, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन मीन्स कंक्लूजन और इसका लीगल टर्म होगा लीगल एक्सपोजिशन। कोर्ट जो है फाइंडिंग करने के लिए, एनालाइजिंग करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करता है स्टैट्यूट में, कोर्ट की फाइंडिंग क्या है आफ्टर एनालाइजिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट। यानी कंक्लूजन क्या निकला। अब सबसे पहले हमने इंटरप्रिटेशन यूज़ किया, इंटरप्रिटेशन यूज़ करके जो कोर्ट ने फाइंडिंग की, कोर्ट ने जो फाइंडिंग करी हैं, फाइंडिंग्स की हैं, कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं आफ्टर द एनालिसिस, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करी कोर्ट ने। किस चीज़ की एनालिसिस करी, ऑफ द वर्ड, जिस वर्ड में कंफ्यूजन है, जो यूज हुआ है, वर्ड यूज्ड इन स्टैट्यूट, ठीक है। तो उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, लीगल एक्सपोजिशन। लीगल एक्सपोजिशन मतलब कोर्ट की जो फाइंडिंग है आफ्टर एनालिसिस ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट। सो
इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हो गया। सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट्स पेंडिंग बिफोर द कोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ कंक्लूजन ऑफ दीज फैक्ट्स। जो भी कोर्ट में लॉयर्स या कोई भी बहस होती है उसके रिगार्डिंग जो सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं कोर्ट के समक्ष, एंड कोर्ट क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है एप्लीकेशंस में, उन कंक्लूजन्स निकालता है उन फैक्ट्स के बिहाफ पे, तो वो बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मीनिंग, उनका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां हम लिखते हैं इंटरप्रिटेशन और दूसरी तरफ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन में पहला मैंने बताया, ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रू सेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट्स। जो भी स्टैट्यूट के प्रोविजंस हैं, ट्रू सेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट, ठीक है, जो स्टैट्यूट में बताया गया उसका ट्रू सेंस क्या है, एंड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट, एंड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैट्यूट यूज्ड इन स्टैट्यूट, ठीक है। ट्रू सेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट एंड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट, वो है इंटरप्रिटेशन की स्टैट्यूट में जो भी लेजिस्लेचर ने वर्ड है दिया हुआ है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, उसको हम कैसे असर्टेन करेंगे, टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट में जो वर्ड है उसकी ट्रू मीनिंग क्या होगी, हमको ये असर्टेन करना है, वो हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, रिफर टू ड्राइंग कंक्लूजन, तो इसका हम एक वर्ड में कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या है, मतलब कि हमने इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करने के बाद उस वर्ड की जो लीगल मीनिंग निकाल ली है, जो मीनिंग हमें समझ में आ रही है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसकी नेचुरल मीनिंग क्या है, उसको निकालना, उसको ड्रॉ करना ही कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें इंटरप्रिटेशन क्या करता है, जो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन करता है वो तुम्हारा रिफॉर्म्स करता है मीनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट को, यानी लीगल टेक्स्ट की मीनिंग को रिफॉर्म करने का काम करता है इंटरप्रिटेशन। क्या दूसरा, रिफॉर्म करना द लीगल मीनिंग को रिफॉर्म करना। और इसमें क्या है दूसरे डेफिनेशन में, लीगल इफेक्ट क्या हुआ उसका, उसने रिफॉर्म कर लिया, लीगल इफेक्ट क्या आया, द वर्ड एंड रिटन टेक्स्ट इन द स्टैट्यूट। यहाँ पे टू रिफॉर्म द लीगल मीनिंग इन द स्टैट्यूट और यहाँ पे लीगल इफेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। तो ये पॉइंट 2 नंबर पे डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल मीनिंग पता करते हैं, उस वर्ड की नेचुरल मीनिंग क्या होगी हमें ये पता करनी होती है इंटरप्रिटेशन में, सिंपल मीनिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमें उसकी लिटरल मीनिंग पता कर, लिटरल मीनिंग क्या होगी, ठीक है। लिटरल मीनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट रिजल्ट इन एम्बिग्विटी, यानी कि जो एम्बिगुअस है वर्ड, अब कोई वर्ड एम्बिगुअस है तो उसकी लिटरल मीनिंग कैसे निकाली जाए वो हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में इन दिस केस व्हेन द सिंपल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज टू बी अडॉप्टेड, अगर ये कहा गया कि अगर सिंपल मीनिंग है टेक्स्ट तो सिंपल मीनिंग एज टेक्स्ट टू बी अडॉप्टेड, ठीक है, सिंपल मीनिंग है इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये है कि अगर वर्ड एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूज्ड है, दो एक वर्ड की दो मीनिंग निकल रही हैं, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हम उसकी लिटरल मीनिंग को यूज़ करेंगे। अगर एम्बिग्विटी आ रही है, कन्फ्यूज़न आ रहा है, दो वर्ड के बीच में कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो वहाँ पर हम उसकी लिटरल मीनिंग को अडॉप्ट करेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूट एंड लॉ।
सो डिफरेंस इन स्टैट्यूट एंड लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी स्टैट्यूट और लॉ में क्या डिफरेंस है, जैसे कि तो आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये स्टैट्यूट है कि लॉ है। तो आज इस क्वेश्चन के बाद, इस टॉपिक के बाद आपको ये सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो सबसे पहले पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक वो आपको लॉ के बारे में नॉलेज नहीं होगी। इसलिए शायद इसको एलएलबी के कोर्सेज में सबसे लास्ट में और एलएलएम के कोर्सेज में सबसे पहले कराया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको सही से नहीं करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि इसको सही से करना चाहिए। और मेंस के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। बताऊंगा मिसचीफ से आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन गोल्डन रूल से आ जाते हैं, मिसचीफ रूल से आ जाते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मेंस के एग्ज़ाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और एलएलएम के एग्ज़ाम में, जो एलएलएम में एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे पीएचडी में जो एग्ज़ाम होते हैं, एनएलयू नेट क्वालिफिकेशन के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पूछना होगा तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ना पूछ करके ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें स्टैट्यूट भी कवर हो रहा हो। जो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो स्टैट्यूट और लॉ में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? तो स्टैट्यूट क्या है? रिटेन होता है, लीगल डॉक्यूमेंट। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर आपको समझ में आ जाना चाहिए। कई बार वर्ड यूज़ करें, जो पार्लियामेंट जो पास कर देती है उसको हम उसको डॉक्यूमेंट कर देना, उसको रिटेन में डॉक्यूमेंट कर देना और वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया जाता है उसकी लीगल असर्टेन के लिए या लीगल सैंक्शन के लिए। तो लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो स्टैट्यूट है और वो राइटिंग में होता है, ठीक है, इन राइटिंग। और लॉ क्या हो सकता है? लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? स्टेट क्या करता है? एम्पावर करता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो रूल्स पास कर सके। तो कोई भी रूल्स ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ने बना दिया, कोई भी ऐसा रेगुलेशन बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है, जिसमें हम रूल्स रेगुलेशन जो हम इन्फोर्स करा सकें पब्लिक से, ठीक है, जो हम पब्लिक से चाहते हैं भाई तुमको ये आज से रूल लागू करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई और नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जिसको स्टेट ने पावर दे रखा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास कराती है और उसको पास कराने के बाद उसको इन्फोर्स कराना, वो तुम्हारा लॉ हो जाता है, ठीक है। तो उसको जैसे कि दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है हर जगह का अपना अलग अलग है। तो उन्होंने, स्टेट ने क्या किया, अपना कोई रूल पास कर दिया, रेगुलेशन पास कर दिया। अब तो खैर कानून बन गया है इस पर, लेकिन जब नहीं था तो क्या था, सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन से शुरुआत करी। पब्लिक रूल्स रेगुलेशन से डाल करके पब्लिक के माइंड में चेक किया जाता है कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है, पॉजिटिव ले रही है, निगेटिव ले रही है। तो ब्यूरोक्रेसी को ये पता चल जाता है। तो ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो पब्लिक के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फोर्स कराती हैं और रूल्स रेगुलेशन को इन्फोर्स करानी, रूल्स रेगुलेशन पारित करती हैं, उनको इन्फोर्स कराना भी उनकी ही जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है, लीगल इंस्टीट्यूट्स क्या होती है? लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन राइटिंग। ये लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ लेजिस्लेचर राइटिंग में, जैसे कि सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ये राइटिंग में है। ये लीगल डॉक्यूमेंट सब तुम्हारे ये राइटिंग में है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो रूल्स रेगुलेशन पास कराती है डिफरेंट टाइम पर, तो उस हिसाब से उसको फॉलो करना होता है। कई आप जगह इंटरव्यू देने जाते हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनका वो पूरा ऑफर लेटर होता है, वो आप साइन करते हो। तो वो साइन करते हो, उनकी अथॉरिटी, वो सैंक्शन होता है स्टेट के थ्रू कि भाई ये रूल्स रेगुलेशन हम स्टेट की जो परमिशन है उसके अकॉर्डिंग ही इम्पोज कर रहे हैं, जो भी लेबर अवर लॉ है वो सब मान के हम कर रहे हैं। तो इन्फोर्सेबल होगा या कंपनी के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा लोकल। तो ये तुम्हारा एक तो हो गया लीगल डॉक्यूमेंट, जो जिसको राइटिंग में लेजिस्लेचर पास करेगा। तो ये तरह का, ये इसको बोल सकते हैं कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। और लॉ क्या है? एक तरह से सिस्टम की रूलिंग है, रूलिंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम अपना रूलिंग करने के लिए जो लॉ बना देती है, तो वो सिस्टम की रूलिंग हो गई। नंबर 3,
ये हमेशा रिटन में ही होगा, रिटन फॉर्म में ही होगा। और इसमें क्या होगा, यानी कि रिटन फॉर्म में जो लॉ होगा वो रिटन फॉर्म में होगा। और इसमें क्या होगा, लॉ के केस में ये कुछ भी बाय लॉ हो सकता है, ऑर्डिनेंस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, रूल हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, एंड नोटिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो बाय लॉ हो सकता है, ऑर्डिनेंस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, रूल हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकता है। तो ये तो बेसिक स्टैट्यूट और लॉ में बेसिक डिफरेंस ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन जो है वो प्रायरली पहुंच सकें, आपको पहले मिल सके सारी नोटिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की ओर बढ़ते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन मैं सारे कराऊंगा और बताऊंगा कि स्टैट्यूट्स कितनी तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स देयर आर स्टैट्यूट। तो इंटरप्रिटेशन में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टैट्यूट्स की क्लासिफिकेशन करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, वो हम बताएंगे, और स्टैट्यूट्स की मीनिंग को समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। स्टैट्यूट को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ड्यूरेशन के हिसाब से 2 तरीके से हो सकते हैं। टेम्परेरी स्टैट्यूट्स हो सकते हैं और परमानेंट स्टैट्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम करेंगे मेथड के हिसाब से, यानी उसका इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है, क्या ढंग है उसको इम्प्लीमेंट करने का। उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, नेचर क्या है उसका, ये देखेंगे इस मेथड में। तो इसमें ये कैसा है ये स्टैट्यूट, क्या ये मैंडेटरी है या केवल कुछ लोगों के लिए है, ऑब्लिगेटरी है या फिर इम्परेटिव है। मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटिव है, इम्परेटिव है। नंबर 2, डायरेक्शनल है, यानी कि इसने आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं, निर्देशात्मक है इसे कह सकते हैं। नंबर 3, प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव की मीनिंग को भी मैं समझाऊंगा क्या होती है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्ट, नंबर हमने एक क्या बताया था, नंबर 1 हमने बताया था कि किस क्लासिफिकेशन 3 तरीके से कर सकते हैं। जो पहला मैंने बताया था वो ड्यूरेशन के हिसाब से बताया था। ड्यूरेशन के हिसाब से ये बताया था कि टाइम पीरियड परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। फिर दूसरा मैंने मेथड्स डिस्कस किए, उन मेथड्स में मैंने ये सारे मेथड डिस्कस कर लिए कि इसका मैंडेटरी है, इम्परेटिव है, ऑब्लिगेटरी है, नंबर 1। नंबर 2 डायरेक्शनल है, यानी कि निर्देशात्मक है। नंबर 3 प्रोस्पेक्टिव है। नंबर 4 रेट्रोस्पेक्टिव है। देखो, नेचुरल लॉ जो इसमें लॉ को कब इफेक्टिव माना जाता है, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का, कि जो स्टैट्यूट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा अनटिल एंड अनलेस जो लैंग्वेज है स्टैट्यूट की मेक दैट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है उसकी भाषा जो उसमें जिस पर उसका भूतलक्षी प्रभाव ना दे, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव उस पर इम्प्लीकेशन ना हो। इट शुड बी प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट मेक्स दैट टू बी रेट्रोस्पेक्टिव। राइट, कार्डिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टैट्यूट जो होना चाहिए वो स्टैट्यूट्स आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर अनलेस द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट मेक देम रेट्रोस्पेक्टिव। जब तक कि लैंग्वेज उसको रेट्रोस्पेक्टिव ना बनाए तब तक वो प्रोस्पेक्टिव ही रहेगा। उसकी क्या नेसेसरी इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब वर्तमान तारीख से और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब
पूर्व में, पूर्व की भाषा यानी भूतलक्षी प्रभाव जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दूसरा, अब हम आते हैं थर्ड वर्ड पे, ऑब्जेक्ट पे इसके। तो ऑब्जेक्ट में इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑब्जेक्ट में जो है, अब इसमें ऑब्जेक्ट में हम कई तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, हम इसको ड्यूरेशन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से हम इसको टेम्परेरी और परमानेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। मेथड के हिसाब से हमने इसको 5 मेथड बताए। पहला है मैंडेटरी, दूसरा है डायरेक्शनल, तीसरा है प्रोस्पेक्टिव, चौथा है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव का मैंने मतलब समझा दिया अच्छे से। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, इफेक्ट ऑफ जो स्टेट क्लासिफिकेशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले हमारे पास है इनेबलिंग द इंस्टीट्यूट, फिर हम बात करेंगे डिसेबलिंग द इंस्टीट्यूट, और इसको हम अच्छे से विद मीनिंग समझेंगे। जैसे कि इनेबलिंग में, जैसे कि हमने इनेबलिंग में इनेबलिंग द इंस्टीट्यूट एंड डिसेबलिंग द इंस्टीट्यूट। तो इनेबलिंग मतलब कि हमने पर्टिकुलर कॉमन लॉ है जो कि बहुत नैरो है, जिसकी डेफिनीशन बहुत नैरो है, और हम उसको बहुत वाइड वे में उसको हम कॉमन बना दें, यानी इनलार्ज कर दें, पर्टिकुलर नैरो डेफिनीशन को बड़ा कर दें, यानी कि इनलार्ज करना। तो इनेबलिंग मतलब इनलार्ज करना स्टैट्यूट को, जैसे कि हमारा आरटीआई एक्ट है। तो आरटीआई में हमने क्या की, आरटीआई को हमने कॉमन किया। काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आरटीआई का हम यूज़ कर सकते थे, पहले नैरो वे में यूज़ होता था। इसका जस्ट रिवर्स हो गया डिसेबलिंग द स्टैट्यूट। फिर इसके बाद हो गया तुम्हारा अमेंडिंग द स्टैट्यूट, फिर आपका टैक्सिंग, फिर आपका होगा कोडिफाइंग। इनके वर्ड्स को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोडिफाइंग द स्टैट्यूट, फिर आ गया तुम्हारा कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कई सारे जो है उससे पहले लॉ चले आ रहे थे, कई सारे कस्टम्स चले आ रहे थे। जैसे कि सीआरपीसी इम्प्लीमेंट होने से पहले काफ़ी सारे ऐसे लॉज थे जो अपने अपने स्टेट्स पे इफ़ेक्टिव था, तो उन सबको मिला के हमने सीआरपीसी दे दिया, जो कि अब भारत में कहीं भी इफ़ेक्टिव होगा किसी भी क्रिमिनल केस के प्रोसीजर के लिए। तो सीआरपीसी हो गया तुम्हारा कंसोलिडेटिंग, ठीक है। कोडिफाइंग स्टैट्यूट, कोडिफाइंग जैसे कि एक कस्टम है, कस्टम फॉलो हो रहा है, अब वो कस्टम फॉलो होता चला आ रहा है, लेकिन अब उसको हमें कोडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। तो कुछ लोग उस कस्टम का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ समाज का एक तबका चाहता है कि हमारे लिए एक लॉ होना चाहिए। तो जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, इसको कोडिफाई कर दिया गया, कस्टम था अब इसको कोडिफाई कर दिया गया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट, उससे पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले क्या पंचायत होती थी, पंचायत में क्या होते थे निर्णय कभी सही किसी के एक के पक्ष में एक के अपोजिट में जाते थे, लेकिन जब कोर्ट निर्णय देता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक इसके पक्ष में इसके अपोजिट में, वो सबके लिए समान आई से निर्णय देता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, इन एक्ट्स को फॉलो करके निर्णय दिया गया। जो आपको ये हिंदू है, हिंदू मैरिज हो गई या हिंदू सक्सेशन हो गया, ये एक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से कोडिफाइंग स्टैट्यूट हो गया, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट हो गया, इससे डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट भी एक तरह से हो गया, डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट। तो बहुत वन वर्ड में मैंने मतलब समझा दिए हैं। वैसे इसी में इनेबलिंग स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, कोडिफाइंग स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, जो कस्टम चला आ रहा है बहुत पहले से, अब उसमें क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, उस कस्टम को लॉ बना दिया गया। तो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, ये कोडिफाइंग स्टैट्यूट हो गया। कंसोलिडेट स्टैट्यूट क्या हो गया, बहुत सारे लॉ चले आ रहे हैं जिसमें दंड देने का प्रावधान है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर अलग अलग जगह। तो ये तो एक एम्बिग्युइटी टाइप का क्रिएट करता था, तो ये सबको मिला के एक कर दिया गया, जिसकी जनरल मीनिंग सबके लिए एक ही होगी, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से
जो कंबाइन कर दिया गया सारे लॉज को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक जगह पे, तो जैसे कि वो CRPC हो गया, उसको हमने एक जगह पे कंबाइंड कर दिया गया। डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट्स, डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट्स में क्या हो गया, जिस ये इस तरह का अगर कोई डाउट आ रहा है या किसी डाउट में कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करने में कोई डाउट आ रहा है, तो अब क्या करेगा, उसके डाउट को रिजॉल्व करने के लिए वो क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा विच विल सुटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सुटेबल होगा। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी हैज़ बीन अमेंडेड अंडर द इनकम टैक्स। तो डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट्स में क्या हुआ कि उसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, अब उसमें सेक्शन 40 जो है उसका एक्सप्लेनेशन 2 ऐड कर दिया गया 1985 के अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये क्या होगा, तुम्हारा डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट्स हो गया, यानी कि कॉमन जो ऐसे डाउट हैं जो कॉमन है लॉ में या फिर स्टैट्यूटरी में लॉ में कॉमन डाउट्स हैं, उनको सबको करके निकाल करके हमने क्या किया, एक डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट कर दिया। तो ये इस तरह से तुम्हारा डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट द काइंड ऑफ स्टैट्यूट does an act of removing doubt and clarifying and improving the law based on interpretation given by the court। ठीक है, कि कोर्ट ने उसकी क्या इंटरप्रिटेशन दी है उसके हिसाब से अब जो लॉ जो है उसमें एक्ट को रिमूव करना, डाउट्स को रिमूव करना और क्लैरिफाई करना लॉ बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द कोर्ट, की कोर्ट ने इसकी क्या इंटरप्रिटेशन दी है विच माइट नॉट बी सुटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्लियामेंट। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें होती हैं ना, जो कानून की नज़रों में तो अच्छी होती हैं लेकिन अब सरकार को खलती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट मान लो, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था पहले, इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। तो इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में जो अमेंडमेंट किया गया तो उसमें क्या था कि कुछ वर्ड जो थे, जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है या फिर इनकम टैक्स जो है उसमें कुछ वर्ड जो थे वो सारे मतलब काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो रही थी। तो सरकार के हिसाब से तो ऐसा है कि वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन उसकी स्पेसिफिक मीनिंग क्या है वो कौन क्लियर करेगा, वो डिक्लेरेटिव वे में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि भाई इसकी ये मीनिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह से किसी व्यक्ति के अधिकारों को पूरी तरह से नहीं छीन सकते। तो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए जैसे इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 का अमेंडमेंट एक्ट आया 1985। क्यों आया, क्योंकि इसको डिक्लेरेटिव वे में ज़रूरत पड़ी, तो इसका अमेंडमेंट एक्ट आया IT एक्ट 1985, ताकि उसकी जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके, कोर्ट उनको इंटरप्रेट करे। जो वर्ड एम्बिगुअस लग रहे हैं, सरकार को लग रहा है कि वो अपने हिसाब से चलाएगी, तो उन वर्ड्स को हटा करके नए वर्ड जो सुटेबल वर्ड्स हों वो डाले और कोर्ट उसको इंटरप्रेट करे। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब मैटरनिटी बेनिफिट 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट, अब बेनिफिट में तो सरकार ने कह दिया, मान लो कि सरकार तो केवल घोषणा करती कि मैंने ये घोषणा कर दिया और मैं इसका रेगुलेशन बना दूँ, ये कर दूँ, लेकिन जब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में उसने डिक्लेरेटिव स्टैट्यूट में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया कोर्ट ने कि नहीं इसका ये मतलब है और इस वर्ड की ये मीनिंग हुई, तो उसने क्लियर कर दिया, यानी कि अब उसके अकॉर्डिंग संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसी के हिसाब से जो भी न्याय है वो दिया जाएगा। या फिर वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 एक और एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे हमने इनेबलिंग इंस्टीट्यूट, डिसेबलिंग इंस्टीट्यूट, अमेंडिंग इंस्टीट्यूट, कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट, कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट, डिक्लेरेटिव इंस्टीट्यूट। अब आता है तुम्हारा, इसके बाद आता है पीनल इंस्टीट्यूट, पीनल स्टैट्यूट। तो पीनल स्टैट्यूट कहाँ, जहाँ पे दंड का प्रावधान हो, दंड का प्रावधान कहाँ, जैसे इंडियन पीनल कोड में, तो ये पीनल इंस्टीट्यूट हो गया। फिर आता है टैक्सिंग स्टैट्यूट, टैक्सिंग स्टैट्यूट जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, गिफ्ट पे टैक्स हो गया, और कोई टैक्स बचा, हाउस टैक्स हो गया, राइट। तो टैक्स कैन बी लीव्ड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड, एक्सप्रेस्ड एंड प्रोवाइडेड बाय एनी स्टैट्यूट्स। ठीक है, अब ऐसा है जो दो स्टैट्यूट में दिया है खाली उस पर टैक्स हो सकता है। ठीक है, कि भैया
आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये टैक्स है, अगर किस बेसिस पे टैक्स इम्पोज हुआ है तो वो किसी एक्ट से, जिस पर्टिकुलर एक्ट है उसके बेसिस पे ही दिया जा सकता है। स्पेसिफिकली यानी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस होना चाहिए एंड प्रोवाइड होना चाहिए स्टैट्यूट के द्वारा, वही टैक्स इम्पोज हो सकता है। टैक्सिंग स्टैट्यूट का मतलब ये है। एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट क्या होते हैं? एक्सप्लेन द लॉ एंड रेक्टिफाई एनी ओमिशन अर्लियर इन द एनेक्टमेंट। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट रूल, वो हो गया एक्सप्लेनेटरी रूल। तो एक्सप्लेनेटरी रूल में लॉ को एक्सप्लेन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और अगर कोई एम्बिग्युइटी है प्रीवियस लॉ के लागू होने की पहले तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा या फिर रिमूव किया जाएगा। तो ये हो गया एक्सप्लेनेटरी रूल। देन आता है आपका रिपीलिंग रूल। रिपीलिंग रूल जैसे कि पहले एमआरटीपी एक्ट था, तो एमआरटीपी एक्ट को अब हटा दिया गया और वो क्या आ गया? कंपनसेशन एक्ट आ गया। तो ये हो गया रिपीलिंग रूल। तो कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, किसको हटा के आया? एमआरटीपी एक्ट को। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को। अगर आपको अच्छा लगा हो, काफ़ी अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से एकदम समझा दिया है मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में, इसके नेचर के बारे में, स्टैट्यूट्स की क्लासिफिकेशंस बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत बताएंगे, जैसे कि लिटरल कंस्ट्रक्शंस क्या है, मिसचीफ रूल क्या है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए ज़्यादातर अच्छे कंटेंट जो आप पैसे दे के पढ़ते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट लेने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।